बच्चों, लास्ट टर्म पे हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट हो सकती हैं, ठीक है ना। और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोगों ने। सबसे पहला क्या एप्लीकेशन था, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। अगला क्या था एप्लीकेशन कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन जिसकी हमें नहीं पता हो उसको हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब उसका एक अगला नेक्स्ट पार्ट है हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं F इज इक्वल टू एम इंटू ए, हमने ये लिखा, ठीक है। इसको डिराइव करने के लिए हमें एक तो वो क्वांटिटी चाहिए जो क्वांटिटी फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला फाइंड करना है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा हो, मास और एक्सेलरेशन। मींस एक स्टोरी क्रिएट होगी कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। देन इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्या होगी, ma, ठीक है। ये हमने क्लास 9th में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन दिया रहेगा तो हमें कुछ स्टेप्स ध्यान देने होंगे। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है हम उसे लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड, उसको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी मेंशन होंगी जिसको निकालना है उसको छोड़कर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे हम प्रोपोर्शनलिटी में लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड में क्या होगा कि थर्ड स्टेप में हम इसको किसी कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देंगे। फोर्थ स्टेप में हम दोनों साइड की डायमेंशंस को पुट करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ में हम उनके पावर्स को इक्वेट करेंगे, और पावर्स को इक्वेट करते ही हमें उनके पावर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, ये आपने क्या कहा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत ध्यान से ये इतनी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इससे मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं आप इस चीज को समझिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन। क्या है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ मास लेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है। थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी g, देन एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो हमने देखो एक पेंडुलम माना और एक स्ट्रिंग लिया जिससे मास बॉब, जिसका मास कितना है m, इसको हमने इस तरीके से लटका दिया। अब अगर हम इसको यहां से लेके ऐसे जाएं तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रखा है g, और इसकी लेंथ कितनी दे रखा है l। देन ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा, तो कितना टाइम पीरियड हुआ उसका, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पहला क्या फाइंड करना है, उसका टाइम पीरियड। तो पहली चीज क्या लिखना है हमें, टाइम पीरियड, ठीक है, हमने लिख लिया। अब टाइम पीरियड को छोड़ के इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, देखिए एक मास, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक दिया है आपका लेंथ। इन तीनों को हमें प्रोपोर्शनलिटी में लिखना है, मास m, लेंथ l एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये तो था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा कि इनके पावर्स अगर हमें पता चल जाए, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला निकाला था ना, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। तो देखो यहाँ पे मास की पावर कितनी है 1, वेलोसिटी की पावर कितनी है 2, आर की पावर कितनी है -1। अगर हम ऐसे लिखें तो एम वी स्क्वायर आर -1। तो अगर इनके पावर्स पता चल जाते हैं तो फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो इनकी पावर्स को हमने लेट कर लिया,
हमने कहा कि टाइम पीरियड इसके मास के पावर a, लेंथ के पावर b और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के पावर c के प्रोपोर्शनल है। ठीक, इतनी बात हमें हमेशा करनी होगी। सेकेंड बात, जैसे ही आपकी प्रोपोर्शनलिटी है इसको इक्वेट कर देते हैं। t इज इक्वल टू, सेकेंड चीज, एक कांस्टेंट k लिया है, m टू पावर a, l टू पावर b एंड g टू पावर c। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई इसमें ऐसा टफ नहीं है कि बहुत दिक्कत आने वाली है। आप लोग को जिस तरीके से समझा रहे हैं उसी तरीके से समझिए, ठीक है। सेकंड मेथड समझ में आया? क्या किया हमने, उसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या था हमारा, दोनों साइड की मींस जितनी भी क्वांटिटी है सबकी डायमेंशंस को पुट कर दीजिए। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन कितनी, t, ऐसे ही रहने देते हैं। k तो कांस्टेंट है, होगी ही नहीं डायमेंशन। m की डायमेंशन m टू पावर a, l लेंथ से बिलोंग करता है, l टू पावर b, और ये एक्सेलरेशन से बिलोंग करता है, मींस lt माइनस 2 टू पावर c। ठीक है, अब हमें इसको एक साथ कंबाइन करके लिखना हो। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, mlt के फॉर्म में, m टू पावर 0, l टू पावर 0 nt लिख सकते हैं ना। ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m टू पावर a, देखिए यहाँ पे l टू पावर b है, यहाँ पे c है, देन l टू पावर b प्लस c एंड t टू पावर माइनस 2c, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इनके पावर्स को इक्वेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मास की वैल्यू क्या है, मास का पावर क्या है a, और यहाँ क्या है 0, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b प्लस c l के पावर है, तो यहाँ पे 0, एंड लास्ट थर्ड क्या था, माइनस 2ct, और यहाँ क्या है 1। तो देखिए इससे क्या मिला हमें, हम इससे कह सकते हैं c इज इक्वल टू माइनस 1/2। हमें c की वैल्यू मिल गई एक पावर की। अब c की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, b माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू 1/2 और a इज इक्वल टू 0 है। मीन्स हमें सारे पावर्स की वैल्यू मिल गई। अब इस इक्वेशन स्टार मान लेते हैं इसे, इक्वेशन स्टार में इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट t इज इक्वल टू k, m टू पावर 0, l टू पावर b, b मीन्स हाफ, and g to power minus half, then t is equal to k, l to power half upon g to power half। पावर हाफ है मीन्स इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, मीन्स t is equal to k अंडर रूट l अपॉन g। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला था। अब k क्या है यहाँ पे, अगर आपको फॉर्मूला पता हो या कहीं आपने पढ़ा हो कि k की वैल्यू क्या होती है इस केस के लिए 2π, तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, हमें इसको पुट करने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। ठीक है, हमें पता है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2π अंडर रूट l/g। तो पहला स्टेप क्या, जो क्वांटिटी है, फिर से देखिए वही पांचों स्टेप मैं आपको एक बार बता रहा हूं। जो पहला स्टेप है वो है कि क्वांटिटी जिसको फाइंड करनी है उसको आप राइट साइड में लिख लीजिए, लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, और उसको छोड़ के जितनी क्वांटिटी है इस पूरे स्टोरी में उसको प्रोपोर्शनलिटी के साथ इस साइड लिख लीजिए और उनके पावर्स को लेट कर लीजिए। ठीक, इतना हो जाए तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वेट कर दीजिए, और इक्वेट करने के बाद दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिख लीजिए। डायमेंशंस को लिखने के बाद उसे इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करके सारी वैल्यूज को उसी फॉर्मूले में पुट करके आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ये था किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने का मेथड। ठीक है, डायमेंशनल मेथड। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग मास पर यूनिट लेंथ m। मीन्स एक स्ट्रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल m, उसकी लेंथ कितनी है l, और टेंशन जो वर्क कर रहा है उस पे वो t वर्क कर रहा है। ठीक है, यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। लिख लिया, प्रपोर्शनल का सिंबल लगाना है। अब पहली क्वांटिटी क्या आ रही है, मास पर यूनिट लेंथ m, दूसरी क्वांटिटी क्या आ रही है, लेंथ, और तीसरी आ रही है टेंशन t। इनके पावर्स को फिर सेलेक्ट कर लेते हैं b एंड c। ठीक है, अब देखिए मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का की डायमेंशन कितनी होगी, m/l। इसका याद रखिए, इसको समझिएगा। ये मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है ये इसकी लीनियर डेंसिटी दे रखा है, मींस ml-1। कई बच्चे इसको कैपिटल M से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां दे रखा है ये मास पर यूनिट लेंथ है, मींस यूनिट लेंथ की मास है, डेंसिटी है। L आपको पता है, L की डायमेंशन तो L ही होती है, और टेंशन एक तरीके का फोर्स है, मींस mlt-2। इनकी डायमेंशंस को मैंने लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे। देन अगला क्या, हमें प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, कांस्टेंट लाना है। हम फिर से कांस्टेंट ले आए k, m⁴a, l⁴b, t⁴c। ठीक है, नेक्स्ट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, इनकी डायमेंशंस को पुट करना। ठीक है ना, तो डायमेंशन को पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी, फिर से फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, t-1, और m यहाँ पे 0 है, l यहाँ पे 0 है, k का तो लिखना ही नहीं है। m मीन्स मास पर यूनिट लेंथ है, मीन्स ml-1 टू पावर a, लेंथ l ही रहेगी, पावर b, और यहाँ है टेंशन, मीन्स mlt-2 टू पावर c। ठीक है, अब क्या करना है, बिल्कुल जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ही राइट हैंड साइड को भी बना लेते हैं। मीन्स m⁴0, l⁴0, t⁻⁻1 इज इक्वल टू m, यहाँ देखिए a आ रहा है और यहां से c आ रहा है, देन a प्लस c। ठीक है, l⁴ देखते हैं, यहाँ पे -a, यहाँ पे प्लस b, और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, एंड लास्ट t सिर्फ यहाँ है, मीन्स -2c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनके पावर्स को इक्वेट करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन बना वो बना a प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए m। ठीक है, अब l को लेते हैं, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। एंड लास्ट -2c इज इक्वल टू, इधर है -1, तो यहां से c इज इक्वल टू कितना मिल गया, हाफ। हमें एक वैल्यू मिल गई। अब इसको अगर पहले इक्वेशन में पुट कर दें तो वहां से a मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू -हाफ। अब a और c दोनों को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, इसको 4 कहा, तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि पहले से 1 है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिल गया, -हाफ, तो माइनस और माइनस से मिलके हो जाएगा +हाफ, प्लस b, और c की वैल्यू पहले से हाफ है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि ये 1 और ये इस साइड जाके क्या बन गया, -1। ठीक है, तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल गया, न्यू इज इक्वल टू k, m⁴a मीन्स -हाफ, l⁴b मीन्स -1, एंड t⁻c, c मीन्स हाफ।
ठीक है, तो क्या बन गया, ये बन गया न्यू इज इक्वल टू के, एल को नीचे ले जाते हैं और टी टू पावर हाफ और एम टू पावर हाफ, क्योंकि एम भी नीचे चला जाएगा, तो यहां से बन गया न्यू इज इक्वल टू के अपॉन एल अंडर रूट टी बाई एम। ठीक है, इन जनरल जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1 इस केस के लिए। तो अगर हमें पता है, वी नो दैट, आप ये पढ़ोगे आगे चैप्टर में वेव एंड ऑसिलेशन में, के की वैल्यू होती है 1, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन एम। ओके बच्चों, बात समझ में आई? फिर से सबसे पहला हमने क्या किया, जिसको फाइंड करना था उसको लिखा, और जो बच रहा है उसको हमने ऊपर पावर्स के टर्म में प्रोपोर्शनलिटी के साथ लिख लिया, क्योंकि इन्हीं से मिलकर ये बनेगा। ठीक है, हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आया और इनके पावर्स को ऐसे लिख लिया, सारे डायमेंशंस को पुट किया, उसको इक्वेट किया, इक्वेट करके हमने वो जो चीजें लेट की थी पावर्स ए बी सी, क्योंकि डायमेंशन का मतलब ही होता है पावर। ठीक है, हमने उसको पुट किया और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड v थ्रू अ सिलेंड्रिकल ट्यूब डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने ग्रेडियंट के बारे में आपको बताया था, किसी भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो उसका ग्रेडियंट बन जाता है, P बाई एल, रेडियस ऑफ द ट्यूब R, एंड लास्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P बाई एल टू पावर A, R टू पावर B एंड ईटा टू पावर C। फिर क्या करोगे आप, इक्वेट कर दोगे, V इक्वल टू K P बाई एल टू पावर A, R टू पावर B एंड ईटा टू पावर C। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए V क्या है, यहाँ पे V है आपका वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, मीन्स V है पर सेकेंड में फ्लो होने वाले वाटर का वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L क्यूब T माइनस 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब P बाई एल आप निकाल लोगे, R, ईटा, ये सारे आपके डाटा में गिवन है। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करके आप सॉल्व करोगे, जो फॉर्मूला बनेगा ना वो मैं बताता हूं। फॉर्मूला बनेगा वो आएगा V इज इक्वल टू K P अपॉन एल R टू पावर 4 अपॉन ईटा। देखिएगा सॉल्व करके ये आता है नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब अगला पार्ट, डायमेंशन से हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डायमेंशन की एक अगली जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिट कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब देखिए ये क्या है आपका, एक यूनिट किसका, मास का। ठीक है, हमने उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया तो एक कुछ क्वांटिटी आ गई, आई ना। इसी चीज को तो हम वहां पे सबसे पहले बताए थे कि कोई भी क्वांटिटी होगी वो न्यूमेरिकल और उसके यूनिट पे डिपेंड करती है। तो देखिए ये हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गई उसकी यूनिट, ये हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गई उसकी यूनिट। ठीक है, तो हमने कहा कि पहले वाले टर्म में जब केजी था, केजी में इसको कह दिया N1, इसको कह दिया U1 और इसको कह दिया N2, इसको कह दिया U2। इसका मतलब हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मीन्स पहले सिस्टम ऑफ यूनिट की वैल्यू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। आपको पता है कि
किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ आपका N1, ये क्या हुआ आपका U1, ये क्या हुआ आपका N2, ये क्या हुआ आपका U2। ठीक है, इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा कि कोई एक क्वांटिटी है। अब आपको पता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। किसी भी क्वांटिटी को हम उसकी डायमेंशंस और उसकी यूनिट दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, या फिर आप कहते हो केजी मीटर सेकेंड -2, या फिर आप कह सकते हो MLT -2। ठीक है ना। तो हमने कहा कि कोई एक क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन कितनी है, M1 L1 T1, कोई भी है, आर्बिट्रेरी है, हमने ये माना है। ठीक है, ऐसे ही इसकी वैल्यू पहले सिस्टम में अगर ऐसी है तो दूसरे में कैसी हो जाएगी, M2 L2 T2 मान सकते हैं, जैसे हमने पीछे माना। ये देखिए, हम अब यहां पे इस केस के लिए सिर्फ L ले रहे हैं, M0 है T0 है, ठीक है ना, L1 ले लिया। और ये देखो किसके इक्वल है, M0 L2 T0 के इक्वल है। बस यहां वाली क्वांटिटी बदल गई है। इसी बात को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसका मतलब अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर दे N1, यहां मल्टीप्लाई कर दे N2, तो हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये है और दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट ये, और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कह सकते हैं ना। देन इसकी वैल्यू N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए एक और तरीका बताता हूं एग्जांपल लेकर। मैंने कहा कि एक यूनिट है फोर्स, यही फोर्स का ही ले रहा है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, यहां पे न्यूमेरिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो होती है इसकी डायमेंशन MLT -2। ठीक है, न्यूटन एक सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में इसको कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। दूसरे सिस्टम तो सिर्फ यही तो बदल रहा है ना, ये देखो कैसा है, सेम है। इसी बात को लिखा, ये हमने कह दिया M1 L1 T1 था, ये क्या हो जाएगा आपका M2 L2 T2। तो ये फाइंड करना है, मींस 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो हमें यही N2 फाइंड करना है। तो N2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये N1 हमेशा गिवन होगा, दिस M1 L1 T1 M2 L2 T2 बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ये जो न्यूटन होता है ये होता है आपका MKS सिस्टम में। MKS मतलब केजी मीटर और सेकंड में होता है ये। और जब हम डाइन की बात करते हैं तो डाइन हमारा होता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो सिर्फ क्या बदल रहा है, सिर्फ इसकी वैल्यू बदल रही है, इसलिए हमने यहाँ M1 ले लिया, यहाँ M2 ले लिया। यहाँ पे M1 किस में होगा, यहाँ पे M1 केजी में होगा, यहाँ पे M2 किस में होगा, यहाँ पे M2 आपका ग्राम में होगा, क्योंकि ये कैसा है, CGS सिस्टम है। यहाँ पे L1 किस में होगा, मीटर में, यहाँ पे L2 किस में होगा, आपका सेंटीमीटर में होगा। ऐसे यहाँ पे T1 सेकेंड, यहाँ पे T1 सेकेंड। ठीक है, इसलिए ये बदल गया है M1 M2 L1 L2 T1 T2। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, याद रहेगा ये क्वेश्चन हमने लिया है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देन हम इसको पुट कर सकते हैं ना। अच्छा, ये किसकी यूनिट है, किसकी बात हो रही है, किस क्वांटिटी की, फोर्स। तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या हुआ,
mlt माइनस 2, ये नहीं बदलेगा, ठीक है ना। mlt माइनस 2, इसका मतलब n2 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं n1 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2। इसको ऐसे लिख लीजिए। अब ये फोर्स कब होगा, जब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। अब देखिए क्या बना, mlt माइनस 2 बन गया ना, मीन्स ये क्या दे दिया, ये फोर्स दे दिया आपको, ठीक है। अब m1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू इस साइड लिखते हैं एंड m2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू इस साइड लिखते हैं। अब जरा देखिए, और n1 हमें पता है, n1 कितना है, 1 है। ये देखिए m1 L1 T1 ये किस सिस्टम में था, ये आपका MKS में था, तो ये हो जाएगा 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। ये किस में है, डाइन होता है CGS सिस्टम, मीन्स ये हो गया आपका 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। आपको MKS को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। मींस ये जो kg मीटर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए CGS में, जिसमें कहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर, और ये तो सेकेंड होता ही है। सारी वैल्यूज को इसमें पुट करिए, देन n2 इज इक्वल टू 1 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू पावर -2। तो देखिए ये कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बच रहा है, बच रहा है 10⁻³ इंटू 10⁻², मीन्स टोटल क्या मिल गया, 10�5। तो n2 की वैल्यू आपको क्या मिली, 10�5 मिल गई। इसका मतलब आपको पता चल गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10�5 डाइन। बात समझ में आई। हम कह सकते हैं कि 7 न्यूटन में को कन्वर्ट करिए डाइन में, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10�5 डाइन। तो हमने क्या किया, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल, एनर्जी की जो यूनिट होती है, SI यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल। यस, तो हमने कहा कि कुछ जूल ले लेते, 20 जूल में कितने अर्ग होंगे। अर्ग होते हैं आपकी CGS सिस्टम में। तो ये किस क्वांटिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी की कर रहा है। तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी, ml² T-2, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं n2, क्योंकि n2 फाइंड करना है, n1 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। अब यहाँ T पे कितना आ रहा है, -2, यहाँ पे 2, यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है। ये बन गया। n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, m1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, m2 L2 T2। देखिए पुरानी वैल्यूज ही रहेगी, ठीक है। 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। किस में कन्वर्ट करना है, CGS में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर। ये ऐसे ही रहेगा, सारी वैल्यूज को ऊपर पुट कर दीजिए। देन n2 इज इक्वल टू 21 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। तो ये कैंसिल आउट, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम कैंसिल आउट, क्या मिल गया
20 into 10 to power 3 into 10 to power 4 means 20 into 10 to power 7 means आपको मिल गया ये 20 जूल इज इक्वल टू 20 into 10 to power 7 अर्ग। तो आप कह सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to power 7 अर्ग। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात थी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिससे जो भी वीडियो आए वो आपको शो होता रहे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे मेरे लिए भी आसानी रहेगी आपको समझाने में, और मेरा भी थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ ठीक है सारे बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे भी मन में डाउट बना रहता है कि कितने बच्चों को आ रहा है कितने बच्चों को नहीं आ रहा है। और कोई भी डाउट हो आप तुरंत वहां पे करिए, मैं एक सेपरेट बना दूंगा लेक्चर, जिससे आप सभी को मैं बता सकता हूँ कि बच्चे का नाम लेके बता दूंगा इसके ये डाउट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जैसे किसी भी लेक्चर में मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताया करिए। इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कंपटीशन में आता है। होता क्या है कि यहाँ पे तो एक सिस्टम हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि फोर्स है, फोर्स की हमें यूनिट पता है क्या होती है, न्यूटन या फिर केजी मीटर सेकेंड -2, या डाइन अभी पता चली दूसरे सिस्टम में ये थी MKS में, या फिर एक दूसरी ये बनी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 CGS में। अगर ऐसा ना कह के वो अपनी तरफ से कोई एक यूनिट बोले, जैसे वो कहे कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करिए केजी स्टार मीटर स्टार सेकेंड स्टार में। अब ये स्टार एक नई यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? ये यूनिट है कि केजी स्टार इज इक्वल टू 100 ग्राम, मीटर स्टार मीन्स 1000 सेंटीमीटर, सेकेंड स्टार मीन्स कुछ ले लीजिए 30 सेकेंड। तो आपको क्या करना होगा, आप ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे ये सारी चीजें, ये इसमें कन्वर्ट करना है आपको। मीन्स ये आपका M2 L2 और T2 हो गया। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा हम उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है ना कि केजी स्टार इज इक्वल टू इतना है, तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में कन्वर्ट करने कह रहा है। तो इसकी वैल्यू को आप यही पुट करोगे, M2 इज इक्वल टू 100 ग्राम, L2 इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर, T2 दिस, और जो आपका M1 L1 T1 रहेगा वो आपका 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड रहेगा ही रहेगा। इसको कन्वर्ट कर लोगे आप 10 to power 3 ग्राम, 10 to power 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड रहेगा। अब ये सारी वैल्यूज देखिए, यहाँ भी एक ग्राम सेकेंड में आ गए, यहाँ भी वैल्यू को फिर पुट करेंगे हम रेशियोज में, और वो कैंसिल आउट होके एक न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। ठीक है, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। इस पे मैं नेक्स्ट उसमें न्यूमेरिकल पे ही बना दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल। जूल मीन्स
एनर्जी, वर्क की बात कर रहा है या एनर्जी की बात कर रहा है। इन अ सिस्टम विच हैज 10 सेंटीमीटर 1 kg एंड हाफ मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। अब देखिए यहाँ पे इसने एक नए यूनिट की बात कर दी जो कि फंडामेंटल है और उसका सिस्टम डिफरेंट है। 10 सेंटीमीटर है, फिर 1 kg है और मिनट है, मीन्स थोड़ा सा हौच पौच है। तो ये एक नया सिस्टम हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है n1 इज इक्वल टू कितना 20, ठीक है। और हमारा क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन कितनी ml²T-2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बन जाएगा n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 -2 और यहाँ पे 2, ये बन गया। अब देखिए n1 गिवन है, ठीक है, m1 L1 T1 m2 L2 T2, इसको हम पुट करते हैं। ये किस में गिवन है, देखिए मास कह रहा है 1 kg मेरा ये, और लेंथ कह रहा है 10 सेंटीमीटर में रखिए, और हाफ मिनट में कह रहा है, हाफ मिनट में कह रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे जो गिवन है जूल में है, जूल मतलब 1 kg 1 मीटर एंड 1 सेकेंड। अब दो चीज है, या तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसमें या इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसमें, लेकिन नया सिस्टम हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी को कन्वर्ट, देखिए केजी बिल्कुल सही है, इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में कह रहा है, सेंटीमीटर में कह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अब आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, देन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/60 मिनट। अब देखिए जो कह रहा था जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में, उसी में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, नहीं कर लिया। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 20, m1 की वैल्यू 1 kg अपॉन 1 kg, ठीक है। L1 की वैल्यू है 10⁻² सेंटीमीटर और यहाँ है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देखिए T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 1/60 मिनट और T2 की वैल्यू है 1/2 मिनट पावर -2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 20 ये तो कैंसिल आउट, इनटू यहां भी देखिए ये पावर में कैंसिल आउट, 10 का स्क्वायर इनटू, देखो इसको -2 है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऊपर आ जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा 1/60 पावर 2। अब 2 से ये गया 30 टाइम्स, ठीक है ना। अब ये जो 1/30 है इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 20 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 1, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आ गया 1/30, तो ये ऊपर चला जाएगा 30 स्क्वायर, मीन्स 20 इंटू, आप इसको कह सकते हो 10 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। मीन्स 9 2 जा 180 इंटू 10⁴, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.8 इंटू 10⁶। ये मिल गई आपको n2 की वैल्यू, मीन्स 20 जूल इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁶ इंटू इज इक्वल टू न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी या रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है।
क्लियर है? बात समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे? ओके एक और क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of unit in which unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 centimeter, then what is the density of material? ठीक है, यहां भी देखिए इसने क्या किया, डेंसिटी की बात कर रहा है। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? ml-3, ठीक है, और n1 की वैल्यू कितना दे दिया है? 8। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए मैं टी नहीं आ रहा तो टी लेने की जरूरत नहीं है। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 टू पावर -3, ठीक है, M1 L1 M2 L2। अब देखिए M2 की वैल्यू कितना दिया है? 20 ग्राम, ठीक है ना, और लेंथ कह रहा है 5 सेंटीमीटर, जबकि ये किस में दिया है? सीजीएस में दिया है, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या मिल गया आपको? N2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 ग्राम अपॉन 20 ग्राम इंटू यहां पे आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर टू पावर -3। तो यहां पे क्या बन गया? 8 इंटू 1 अपॉन 20, क्योंकि ग्राम ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर सकते हैं 5 क्यूब, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी का आंसर होगा, न्यू यूनिट। ठीक है, 8 इंटू ये 5 क्यूब। अब सॉल्व करना बहुत आसान है, सॉल्व करके कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी वो आपकी यूनिट हो जाएगी। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे ट्रीट करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे आपका एरर, क्योंकि यहाँ पे आपका डायमेंशन फिनिश होता है। डायमेंशन में और कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो आती हो। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर नेक्स्ट रहेगा आपका। चलिए बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।